स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बात करते हैं साफ़ सफाई की, क्योंकि साफ़ सफाई रहना अब बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके अपने आसपास अगर गंदगी होती है तो बहुत सारे मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि पनपते हैं और उनसे कई सारी बीमारियां होने का खतरा हमेशा बना रहता है। आज हम उस बीमारी की बात करेंगे जो मच्छरों के कारण होता है और इस समय बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। वो है डेंगू। ये डेंगू क्या है, क्या इसका कारण है, कैसे ये हो जाता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, अगर डेंगू हो जाए तो क्या इसका इलाज है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी डेंगू से बचे रहें। आपको बता दें, आज इसके बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह को, जो कि रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्ते, जोहार। सर, हमें पता है कि इस समय डेंगू के काफ़ी मरीज़ अभी हर अस्पताल में हैं और रिम्स में भी बहुत सारे मरीज़ आए दिन अक्सर हम समाचारों में देख रहे हैं। अचानक फिर से एक बार डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं सर? जैसा हम लोग जानते हैं कि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मतलब मच्छर के द्वारा फैलता है और मच्छर जब एक दूसरे को काटते हैं उसके कारण होता है ये। और मच्छर इस समय बढ़ने का कारण ये है कि इस समय सबसे अधिक मच्छर रहते हैं। अच्छा। बरसात में जब खत्म होने लगता है उसमें मच्छरों की संख्या इसलिए बढ़ जाती है कि जो भी गड्ढे हैं, खाली बर्तन हैं, उसमें जो पानी जमा होता है उसमें मच्छर अंडा देते हैं और मच्छर का संख्या में वृद्धि होती है। तो अभी और जिसमें बहुत पीक रहता है उसमें भी भरा रहता है, लेकिन वाटर फ्लो होते रहता है। जहाँ पानी रहा वो फिर बहते चला जाता है। अभी क्या है कि बरसात हुआ है, खत्म हुआ है, तो जो पानी कहीं जमा है वो जमा है। उसमें जो मच्छर अंडे दे रहे हैं वो विकसित होके मच्छर बन रहे हैं और ये है ईडिस मच्छर से होता है। अच्छा। ईडी मच्छर अपना लार्वा मैंने अपना अंडा देता है फ्रेश वाटर में। जैसे घर के अगल बगल जो गमला में, पुराने बर्तनों में, घर के आसपास जो गड्ढे हैं उसमें जो पानी जमा है वो फ्रेश वाटर है, उसमें वो अंडा देना पसंद करते हैं। इसलिए अभी इन कारणों से मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल, मतलब जो पानी जमा हो गया वो बह नहीं पा रहा है। जी जी, 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 जी सर। इसलिए उसमें जो मच्छर अंडा दिए हैं वो वहीं पर ग्रो करते हैं और फिर उसमें, इसलिए इस समय मच्छरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आपने कहा कि एडीज मच्छर के कारण ये बीमारी जो है डेंगू वो फैलता है। और ये एडीज मच्छर फ्रेश वाटर में ज़्यादा अंडे देते हैं और मैंने ज़्यादा ग्रो करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मच्छर दिन में ज़्यादा काटने की इसकी हैबिट है। अच्छा। अधिकतर मच्छरों को रात में काटने की आदत है, लेकिन ये दिन में काटते हैं। दिन में लोग मॉस्किटो नेट में काम करते नहीं हैं और मच्छरों की संख्या ज़्यादा है तो वो काटते हैं, इसके कारण ये हो रहा है। और यही वजह है कि अभी डेंगू का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। लोग रात में मच्छरदानी में सोते हैं, दिन में खुले में रहते हैं और मच्छर काट लेने से वो पता नहीं चलता है। पर्टिकुलरली जब पैर में काटते हैं, हाथ में, फेस में काटने से लोगों को पता चलता है, लेकिन पैरों में काटने से उन्हें कम पता चलता है, इसलिए कि वहाँ सेंसेशन कम है। तो इस तरह से वो काटने से डेंगू एक दूसरे से फैल रहा है। जी जी। तो एक तो है कि मतलब अगर बचाव की बात करें तो मच्छरों से बिल्कुल बचाव करना है और आसपास में जो भी पानी जमा है उसको हमें एकत्रित नहीं होने देना है। बचाव की बात हम और भी करेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, लेकिन उससे पहले से जानना चाहेंगे कि अगर एडीज मच्छर ने किसी को काटा है और पता भी नहीं चला, लेकिन बाद में कितने समय के बाद उसके किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ, 4 to 7 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। काटने से 4 से 7 दिन के बाद है और रेंज है 1 से 3 सप्ताह तक। वो निर्भर बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है और वो विकसित हो जाता है पूर्ण डिजीज में। जनरली इसमें फीवर होता है। अच्छा, मतलब शुरुआत में ही? हाँ, काटा पहला लक्षण इसका फीवर ही है और फीवर के साथ देह हाथ में दर्द, ऐसा दर्द होता है कि पेशेंट कभी कभी ये नहीं बताते हैं कि फीवर है। जनरली पेशेंट आके कहते हैं कि मुझे देह हाथ में काफ़ी दर्द है। अगर आप उनसे पूछेंगे फीवर है तब वो बताएंगे कि फीवर है। जनरल अदर फीवर में क्या होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि फीवर है और फीवर के साथ देह हाथ में दर्द है। तो यही थोड़ा समझने से हो जाता है कि ये हो सकता है डेंगू हो। फिर हम लोग
बताते हैं, जांच कराते हैं, उसमें पता चलता है कि डेंगू है। तो मेन इसका लक्षण है फीवर और बॉडी एक। इसके अलावा तो कॉम्प्लिकेशंस का लक्षण है। तो फीवर और बॉडी एक ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है, जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि ये मोस्ट लाइकली डेंगू फीवर है। बिल्कुल। पता अगर इस तरह का लगे और मच्छर है आपके आसपास में और ऐसा लगता है कि बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और फीवर है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें क्या किस तरह से जांच होती है? जैसे अगर मलेरिया की हम बात करते हैं तो ब्लड से, सैंपल से, तो इसमें कैसे किस तरह से जाँच की जाती है? इसमें भी ब्लड से ही होता है जनरली। इसमें 3 टेस्ट करते हैं शुरू में 2 से 3 दिन तक। वो कहते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटीजन। अच्छा। वो कुछ लोगों में, अधिकतर में नहीं, अधिकतर में तो डेंगू ही पॉजिटिव आता है, उसको कहते हैं NS1, नॉन स्पेसिफिक 1 है। अभी हम लोगों के पास इतना पेशेंट देखे तो 1 पेशेंट में आया। अच्छा। NS1 पॉजिटिव, लेकिन 2 दिन के बाद NS1 IgM माने अदर एंटीबायोटिक सब एंटीबॉडी निगेटिव था, तो वो हुआ। लेकिन जनरली फर्स्ट 2-3 दिन में केवल NS1 पॉजिटिव ही होता है। फिर 3 से 5 दिन तक में IgM पॉजिटिव है। अच्छा। अगर IgM पॉजिटिव होता है, जो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जांच की सुविधाएं हैं, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। हाँ। तो IgM अगर पॉजिटिव है तब डेंगू का, तब तो ये डेंगू ही है। IgG अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पहले कभी डेंगू हुआ था, अभी डेंगू नहीं है। जी। मतलब कि पहले के कभी डेंगू हुआ था तो उसकी भी रिपोर्ट जो है वो इसमें आ जाती है। तो फ़ौरन हमें एक बार जांच ज़रूर करवा लेना चाहिए। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डेंगू निकले, लेकिन अगर इस तरह का सिम्टम हो, लक्षण हो, तो जांच ज़रूर करा लेना चाहिए। और इसकी सारी सुविधाएं, जैसे आप रिम्स में सर तो रिम्स की बात बता रहे हैं, इस तरह की सारी सुविधा है जाँच इलाज की, दवाओं की। तो इसमें जैसे कभी भी किसी को बुखार होता है तो फ़ौरन लोग पेन किलर या बुखार की दवा खा लेते हैं, ये करना सही होगा क्या? इसमें ऐसा कि जैसे ये वायरल डिजीज है और कुछ ही वायरल डिजीज के अगेंस्ट में ड्रग हैं। तो ये जो वायरस है एडिस डेंगू का वायरस, इसके अगेंस्ट में कोई ड्रग नहीं है। तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं पैरास्टामोल। अच्छा। पैरास्टामोल खाना चाहिए और अदर पेन किलर जिसको हम लोग NSAID कहते हैं, जैसे नमेंसुलाइड है, ब्रूफेन है, ये सब नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि इसका कॉम्प्लिकेशन है रक्तस्राव होना। और ये जो NSAID ग्रुप है, ये पेन तो बहुत कम कर देता है, फीवर भी कम कर देता है, लेकिन रक्तस्राव होने का चांसेस बढ़ जाता है, जो एक मृत्यु का कारण बन सकता है। अच्छा। मतलब रक्तस्राव क्या बने? इंटरनल एक्सटर्नल कहीं से भी ब्लीडिंग को प्रीडिस्पोज करता है। बहुत लोग, हालांकि ये इस बीमारी में भी ब्लड निकलता है, लेकिन बहुत लोग देखते हैं अर्ली स्टेज में ब्लीडिंग लेके आते हैं, वो भी एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लेकिन उसमें अधिकतर लोगों को मैंने देखा है NSAID लेते हुए। तो NSAID नहीं लेना चाहिए। वो जैसे ब्रूफेन है, नमेंसुलाइड है, ये सब नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए पैरास्टामोल केवल। और पैरास्टामोल लेते रहें, पानी ज़्यादा पिएं, फिर चिकित्सीय सलाह लें, चिकित्सक जैसा कहें वैसा करें। बिल्कुल। दवा लेना है लेकिन डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लें। हम क्यों ऐसी दवा ले लें जिसका फिर दुष्परिणाम हो शरीर में। जो कॉम्प्लिकेशंस की बात हम करते हैं सर डेंगू में, तो शुरुआत में ही अगर ठीक हो जाते हैं क्या ये शुरुआत में, या सीधा फिर ये कॉम्प्लिकेशन इसके बढ़ते हैं? नहीं, कुछ है सावधानियाँ हैं। जैसे कोई पेशेंट आता है हमारे पास, फीवर है, देह हाथ में दर्द भी है, उसका हम लोग टोटल काउंट कराते हैं। टोटल काउंट WBC का। अच्छा। तो देखेंगे कि ऐसे लोगों में WBC काउंट कम रहता है। तो WBC काउंट कम है तो हम लोग फिर डेंगू का टेस्ट कराते हैं जी। तो डेंगू टेस्ट अगर इस्टेब्लिश होता है तो लगभग उस समय कुछ ही कॉम्प्लिकेशन है जो होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लोग अगर अधिकतर ज़्यादा पानी पिए, डिहाइड्रेशन न होने दे, तो एक कंडीशन है जिसको जो अर्ली हो जाता है थोड़ा, उसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। सबसे ज़्यादा मृत्यु उसी में होती है। अच्छा। डेंगू शॉक सिंड्रोम में। तो अधिकतर पानी पीने से, कुछ लोग पूछते हैं कि ORS पीना ही चाहिए या नहीं, ज़रूर पिएं अगर पी सकते हैं तो ORS लें, या पानी किसी भी तरह से शरीर में, मतलब लिक्विड जाते रहना चाहिए, लिक्विड रहना चाहिए। और नमक की भी कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा। सॉल्ट एंड वाटर पूरा एडिक्वेट रहे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, ताकि आप शॉक सिंड्रोम में न जाएं। शॉक सिंड्रोम में नहीं जाएंगे तो फिर चांसेस कम है कोई कॉम्प्लिकेशन होने का। लेकिन 10% 20% लोगों में वो ब्लीडिंग प्लेटलेट कम होता है। और ये प्लेटलेट कम तब होता है जब लगभग बुखार ठीक होने लगता है। अच्छा। बुखार ठीक हुआ, उसके बाद से प्लेटलेट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो बुखार ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है।
उसी समय ये जो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन है वो भी एक सेकेंड कॉज है, कॉमनेस्ट कॉज है मृत्यु का। इसमें सेकेंड मृत्यु दर ज़्यादा होने का इस बीमारी में उसी में है, जिसमें कि हेमरेज होता है ज़्यादा, प्लेटलेट काउंट कम होने के कारण। तो उसके लिए सतर्क रहना चाहिए और उसी समय प्लेटलेट काउंट अधिकतर चिकित्सक लोग कराते हैं और लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, मतलब जो भी एहतियात ज़रूरी है, जो इलाज के समय में जो भी ज़रूरी है, जैसा डॉक्टर कहते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि ठीक होने लगे उसके बाद फिर लापरवाही बरते, तो वैसे में फिर जो स्थिति है वो भयानक हो सकती है। किन हालातों में मृत्यु हो जाती है सर? ये तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, और किस तरह की लापरवाहियाँ लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक तो है कि कोई अगर अल्कोहल लेते हैं तो उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, एकदम सेवन बंद कर देना चाहिए। इससे वो हेमरेज होने का चांसेस कम है। और इसमें ना भूख कम लगती है बहुत लोगों को। अच्छा। उसमें लीवर इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन माइल्ड लीवर इन्वॉल्वमेंट पहले देखते थे हुआ करता था, लेकिन इस बार देख रहा हूँ मैं एकदम हिपेटाइटिस जैसा। हिपेटाइटिस एक कंडीशन है जिसमें लीवर एंजाइम काफ़ी बढ़ता है, मोर देन 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स, वैसा अभी अधिकतर में आ रहा है। अच्छा। ये कंप्लेन करेंगे कि फीवर है और भूख नहीं लगती है, लगभग सिम्टम जैसा हिपेटाइटिस में होता है वैसा। अच्छा। और देखने से ये भी मिल रहा है कि SGOT मोर देन 600,000 ऐसा मिल रहा है, जबकि अदर हिपेटाइटिस वायरस उसमें निगेटिव मिल रहे हैं। तो ये उसी के कारण इसका भी एक कारण है अभी। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कैलोरी ठीक ठाक मिले और कुछ नहीं करना है। कोई ऐसा ड्रग न ले जो लीवर को इन्वॉल्व करता हो, और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए कि मैंने बताया कि इस वायरस के अगेंस्ट में कोई ड्रग नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और तीसरा है कि IV फ्लूइड की कमी नहीं होना चाहिए, तो लीवर भी ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। एक सप्ताह में तो लगभग सब लोग देख रहा हूँ मैं ठीक हो जा रहा है। जी जी। तो ये जरूर ध्यान दें कि अगर डॉक्टर कहते हैं लीवर का फंक्शन टेस्ट कराएं तो जरूर टेस्ट कराना चाहिए, और जैसा निकलता है टेस्ट का फाइंडिंग वैसा जो डॉक्टर कहते हैं ऐसा करना चाहिए, उसमें डॉक्टर को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बचाव की बात हमने की है, और भी अगर बचाव की बात करते हैं सर तो मच्छरों को आसपास पनपने नहीं देना है, मच्छरों से काटने को बचाना है। लेकिन एक बचाव अगर हम ये जाने कि अगर कोई डेंगू से पीड़ित है कोई मरीज़, तो फिर उसको कैसे सावधानी बरतने ताकि दूसरों को उसके ज़रिए इसका फैलाव ना हो? जैसा मैंने कहा कि ये इस मच्छरों के काटने से ही, उसमें भी ईडिस मच्छर के काटने से होता है जो दिन में भी लोगों को काट सकता है। अगर कोई भी मरीज को ये पता मैंने डायग्नोज हो गया कि इसे डेंगू है तो उसे कन्फाइंड कर देना चाहिए मच्छरदानी के अंदर। ऐसे भी रेस्ट की ज़रूरत है ही, मच्छरदानी के अंदर रहें और मच्छरदानी के ही अंदर उनका खाना पीना होना चाहिए। पैर में ज़रूर मोजा पहन लें, जिसे मच्छरदानी से बाहर जानते हैं तो पैर हमेशा ढका रहना चाहिए ताकि मच्छर काटे तो वो मच्छर को नहीं बैठे पैर में तो पता चल जाए कि बैठ जाता है। ये पैर में नहीं पता चलता है, हाथ सब में पता चलेगा, पैर में कम पता चलता है। इसलिए पहन लेंगे अगर ये सॉक्स मोजा पहन लेंगे तो मच्छर के नहीं काट पाएगा। इस तरह से उनका बचाव हो सकता है। और इसका कॉम्प्लिकेशन का बचाव तो एक तो लीवर का हुआ, दूसरा हुआ ये प्लेटलेट जब डॉक्टर कहे तो कराते रहना है। अगर कम है, जैसे हम लोग जनरली 10,000 से कम होने पर शरीर से ब्लड बाहर निकलने लगते हैं, तो 10,000 के करीब जैसे पहुँचे 20,000 से कम से ही हम लोग प्लेटलेट देना शुरू करते हैं। और पूरे समाज के लोगों को चाहिए इसमें ब्लड डोनेट करें और लोगों को प्लेटलेट मिले। जैसे अभी हर हॉस्पिटल में प्लेटलेट की मांग बढ़ गई है, अतः आम आदमी को चाहिए ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लोगों को अपना ब्लड डोनेट करें ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट पहुंच सके। बिल्कुल, रक्तदान महादान हम हमेशा कहते हैं, और बार बार हमने कई कार्यक्रमों के ज़रिए अक्सर हम अपील भी करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान के लिए आगे आएँ, ताकि ऐसे हालात जब हों, जब किसी को रक्त की ज़रूरत हो तो ये कहीं पर से कोई कमी ना हो। और इसके बारे में अगर रिम्स में जो भी व्यवस्था है सर, तो वो वहाँ पर अभी सारी व्यवस्था है, बहुत सारे मरीज़ भर्ती हैं, तो सबको मतलब अच्छे से इलाज हो रहा है? अच्छे से इलाज हो रहा है, प्लेटलेट भी एडिक्वेट अमाउंट में मिल जा रहा है। कभी कभी लीवर फेलियर भी होता है इसका, एक
है कॉम्प्लिकेशन इसका लीवर फेलियर। एक तो है हेपेटाइटिस लाइक जो मैंने अभी बताया, और एक है लीवर फेलियर। हाँ। लीवर फेलियर में प्लेटलेट नॉर्मल रहे फिर भी ब्लड निकलता है, तो उसमें हम लोग FFP ये सब दे के देखते हैं तो कंट्रोल होता है, और कुछ दिनों में 1 सप्ताह अगर पेशेंट ठीक रहते हैं तो वो बाहर चले आते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसमें भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और एक बार जब लीवर फेलियर में मृत्यु होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा है जी। तो डेंगू से जी। हाँ। और एक तीसरा खतरा है किडनी इन्वॉल्वमेंट का। अच्छा, इसमें किडनी इंजरी होता है जिसको हम लोग एक्यूट रीनल फेलियर कहते थे, आजकल किडनी इंजरी कहलाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक कुछ लोग तो एक थ्योरी ये भी है कि वायरस करता है, वो अलग है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है कि लोग पानी कम लेते हैं, साल्ट कम लेते हैं, नमक की मात्रा शरीर में कम नहीं हो, शॉक सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। बीपी हमेशा मेंटेन रखने के लिए एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिएं, सॉल्ट लें, खाना खाएं, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत काफ़ी इसकी संख्या को हम लोग कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके दुष्परिणाम भी कम हो जाएंगे। जी जी जी। तो अगर एक मरीज जब ठीक हो जाता है डेंगू से पूरे उसके देखरेख के बाद, दवाओं के बाद, तो उसके बाद भी उसमें कुछ कमज़ोरी वगैरह सी रहती है सर, तो उसके लिए कुछ आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को? जैसे पेशेंट 1 सप्ताह में जनरली सब लोग ठीक हो जाते हैं, फीवर 5 to 7 डेज से ज़्यादा नहीं रहता है। 5 to 7 डेज के बाद अगर फीवर रहता है तो ये मान के चलिए डेंगू के अलावा और भी साथ में कोई बीमारी है। अच्छा। और उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। कई बार ऐसा मिलता है कि डेंगू था फिर भी अभी परसिस्ट कर रहा है फीवर, तो ऐसा नहीं है कि मच्छर के काटने से एक ही बीमारी होती है। अगर उस मच्छर में 2-3 बीमारियों का है तो वो भी जाता है, तो उसका भी इलाज करना चाहिए, नहीं तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगर आप ठीक हो जाते हैं तो कमजोरी अगर रहती है तो देख रेख में रहना चाहिए। एक तो लीवर फंक्शन टेस्ट हमेशा करते रहना चाहिए, दूसरा जो बोन मैरो टेस्ट है जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC काउंट ये देखते हैं, वो भी देखते रहना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में आ जाए, इसलिए कि WBC इसमें बहुत कम होता है, और WBC कम हो जाने पर अदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा है ये किडनी इन्वॉल्वमेंट, लीवर, किडनी, बोन मैरो, ये 3 को बराबर देखते रहना चाहिए। ये जब तक पूर्णतया नहीं नॉर्मल आए, बीच बीच में डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए, और सब ठीक होने के बाद फिर कोई मतलब वो जो प्रिवेंशन है कि दोबारा फिर मुझे ना हो जाए, इसके लिए मच्छर के काटने से बचना, ये सब पर ध्यान देते रहें, बिल्कुल सब ठीक रहेगा। बिल्कुल। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स की बात हम करते हैं सर, तो ये ज़रूरी है कि डेंगू में ही ये कम होते हैं या ऐसे भी कभी कभी जांच में किसी कारणवश हो सकते हैं? बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। एक है, मान लीजिए किसी को सीवियर इन्फेक्शन हुआ, उसमें प्लेटलेट कम होता है, जिसको सेप्टिसेमिया कहते हैं। ये तो ऐसे भी जिसमें डेंगू का सीजन नहीं है उसमें भी बहुत लोगों को मिलता है। फीवर है, बहुत लोग आते हैं, सर फीवर है, प्लेटलेट काउंट कम है, लगता है कि डेंगू है, ऐसा कभी मत नहीं समझना चाहिए। ये सवाल मैंने किया आपसे। जी, ऐसा बहुत लोग आते हैं, तो मैं समझता हूँ आज भी 2-3 पेशेंट आके बोले नहीं डेंगू का कोई जरूरत हो सकता है, नहीं हो, पेशेंट का अदर जाँच होने दीजिए, अगर उसमें डेंगू निकलेगा तो डेंगू है, नहीं निकला तो डेंगू नहीं है। और आज 2 पेशेंट था, दोनों का डेंगू नहीं निकला, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स कम थे। प्लेटलेट कम है। बहुत सारी बीमारियों में होता है, इवन वो जो मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम होता है। लेकिन ये सबसे सीरियस है कि कहीं वो सेप्टिसेमिया तो नहीं है, उसमें WBC काउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और प्लेटलेट काउंट कम भी हो सकता है जी। तो इस चीज़ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर प्लेटलेट कम है तो ये कभी मत समझिए कि प्लेटलेट केवल इसी में कम होता है। बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जिसमें कम होता है, बहुत सारा हिमेटोलॉजिकल डिजीज़ है उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, वो सब ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसी तरह के जांच में अगर ये कम आते हैं तो एक बार ज़रूर इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। कुछ ऐसे ड्रग है जो प्लेटलेट काउंट कम करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा बुखार हुआ जिसमें उस ड्रग की आवश्यकता है, वो फर्स्ट चॉइस है, देंगे। सबको नहीं होगा, लेकिन किसी किसी में हो सकता है उसी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाए। सोच रहे होंगे कि इतना दिन फीवर रहा, अब प्लेटलेट काउंट कम हुआ, ये डेंगू हो सकता है। लेकिन डेंगू होने के लिए डेंगू टेस्ट होना, पॉजिटिव होना जरूरी है। बिल्कुल, तभी होगा वो डेंगू। और उसके बाद फिर डेंगू का अगर सही समय पे लोग पहुंचते हैं, अच्छे से जांच होती है, इलाज होता है, तो फिर अच्छे से लोग ठीक होकर घर जाते हैं। हाँ, लापरवाही बरतने से फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं और इसमें फिर दुष्परिणाम सामने आते हैं। जिसके घर में मान लीजिए एक पेशेंट
एक व्यक्ति डेंगू से हुआ संक्रमित हुआ और किसी को फीवर आया है, लग रहा है कि देह हाथ में दर्द है या मैलेज भी अगर हो रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन लोगों को भी चाहिए अपना डेंगू टेस्ट करा लें। बिल्कुल बिल्कुल, उससे शुरू से ही उस पर ध्यान दिया उस पर हमें नजर रखना चाहिए। मलेरिया में भी हमने कई बार ऐसा बताया है कि अगर घर में कोई मलेरिया से पीड़ित हो तो घर में किसी को भी अगर एक दिन का भी बुखार हो तो एक बार ज़रूर जांच करा लेनी चाहिए। तो इस तरह की सावधानी तो पूरे परिवार में हमें रखनी ही पड़ेगी ताकि इसका जो फैलाव जिस तरह से भी हो रहा है उसको हम रोक सकें। डेंगू के बारे में तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने दी सर, और हमें उम्मीद है कि जो इस तरह से जो फैलाव हो रहा है डेंगू का उसमें कमी आएगी, लोग थोड़ा जागरूक होकर इससे बचाव का काम करेंगे। क्योंकि मौसम में अचानक काफ़ी बदलाव आया है और ऐसे में और भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों में देखी जा रही हैं। इस समय जब अचानक ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? कि ठंड अभी बढ़ा है तो देखते हैं कि वो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन जैसे ब्रोंकियल आजमा है उसके बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। सांस फूलता है, पहले सांस फूलता था तो वहाँ फूलता था। तो एक है कि जिनको भी ब्रोंकियल आजमा है वो अभी से अलर्ट रहें और एक्यूट अटैक हो सकता है उसकी तैयारी रखें। अगर एक्यूट अटैक में कभी कभी वो लेना पड़ता है, इन्हेलर वगैरह, इन्हेलर और ये सब लेना पड़ता है, तो उसका तैयारी रखें कि लगे कि वैसा शुरू हुआ उसी समय इसलिए ताकि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना हो। बिल्कुल, इस पर ये ध्यान अगर देंगे, जो जिनको मालूम है कि है, या मान लीजिए किसी को फैमिली हिस्ट्री है डेंगू इसका आजमा का और खांसी ज़्यादा हो रही है इस सीजन में, तो जाके देख लेना चाहिए चिकित्सक से मिलके कहीं ये आजमा का अटैक तो नहीं है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एक ये तो एलर्जिक चीज़, बदलते मौसम में ये एलर्जी जो है स्किन का एलर्जी हम लोग के पास ज़्यादातर आते हैं यही एलर्जी में जी। आजमा के बहुत लोग कह देते हैं ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस अलग डिजीज है, ये आजमा के मरीज अभी बहुत हैं जी जी। और ठंड में इसकी समस्या बढ़ भी जाती है और ये जो बदलाव है ये ऐसा समय है, टेम्परेचर इसी समय सबसे ज्यादा आएगा। ठंड में थोड़ा सा उतना टेम्परेचर फिर हम लोग मैनेज कर लेते हैं उसको, रूटीन में आ जाता है कि हाँ अभी ठंड है तो हम उससे बचाव का काम करते हैं। लेकिन अभी जो गर्म से ठंडा आया इसमें ये सबसे बड़ा एलर्जन है चेंज ऑफ टेम्परेचर। जी जी, ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ तो ये हो जाता है। दूसरा है ठंडा जैसे बढ़ रहा है तो अभी लोगों का रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर से होने वाली हार्ट संबंधित बीमारियां, ब्रेन संबंधित बीमारियां ये बढ़ जाती हैं। ऐसा देखने से भी मिल भी रहा है, अधिकतर लोग देख भी रहे होंगे। बहुत सारे घर के लोगों का बीपी बढ़ा है तो कुछ चेस्ट सिम्टम, कुछ पैरालिसिस का सिम्टम ये सब आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जैसे ठंडा आ रहा है तो ज़रा डॉक्टर से मिलके फिर से ब्लड चेक करके उसका रिवैल्यूएशन कराना चाहिए और उस तरह की दवा लेनी। जो आने वाला जो ठंड का मौसम है उसके लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि ये जो बदलाव का मौसम है और यही जो है मौसम हम समझ नहीं पाते हैं ठीक से कि हमें अभी किस तरह का आहार व्यवहार लेना है, कैसे अपने आप को रखना है, गर्म कपड़ा पहनना है, क्या करना है। तो ऐसे में हमें अपने शरीर को समझना होगा और उसी तरह से अपने आप को अगले मौसम के लिए तैयार करना होगा। तो हमें उम्मीद है कि लोग अगर इस पर ध्यान देंगे, अभी से ही ध्यान देंगे, तो आने वाले दिनों में जो ठंड से संबंधित समस्याएं होगी वो कम होगी या फिर नहीं भी होंगी। तो सर समय हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। आने वाले दिनों में फिर से आपको आमंत्रित करेंगे और ठंड के मौसम में जो समस्याएं होती हैं उससे कैसे बचाव करें, कैसे उसको निजात हम उससे पाएँ, बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे। इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।